राजनीति में ना विरासतें यूँ नहीं हुआ करती। आपको एक स्टार्ट तो मिल जाता है, जैसे मेरे को मिल गया, मैं एमपी बन गया, लेकिन मैं राजनेता तो नहीं बना उससे। डीसी के पद पर रहे हैं, सम्मानित पद रहता है, तो उसको छोड़कर आप राजनीति में आए। वीरेंद्र सिंह का दबाव था या अपनी इच्छा थी कि राजनीति में आऊँ? मैंने कभी भी अपनी नौकरी में राजनीति का मिश्रण नहीं होने दिया। मैंने कभी भी अपने दफ्तर को उस नाते नहीं किया कि मैं वहाँ पे एक हुक्का रखवा दूँ और मैं अपनी राजनीति शुरू कर दूँ अपने दफ्तर के माध्यम से। क्योंकि कुछ ही कह लो, आईएएस की नौकरी में आपके पास बहुत मौके होते हैं, क्योंकि आप बहुत लोगों के काम करवा सकते हो, तो आप उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी कर सकते हो। राजनीति में संगठन का बड़ा महत्व होता है, व्यक्तिगत राजनीति हो या पार्टी की राजनीति हो। तो आपने दोनों पार्टियों में देखा है, कौन सी पार्टी का संगठन मजबूत मानते हैं? जिस समय से मैं राजनीति में आया हूँ 2019 से, कांग्रेस का संगठन तो था ही नहीं। कांग्रेस का संगठन तो शायद पिछले 11-12 साल से नहीं था। हरियाणा में सबसे कम वोटों से आपकी हार रही जी। क्या मानते हो, बीजेपी ने हराया, कांग्रेस ने हराया? कहना तो किसी दूसरे हिसाब से चाह रहे थे, लेकिन मैंने अपने भाषण में उनके लिए ये कहा, मैंने कहा संदीप सिंह जी, आप इंटरनेशनल ख्याति के प्लेयर हो, आपका बहुत मान सम्मान है, लेकिन यदि आपको भी अब उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ रही हैं, तो आप इससे ये समझिए कि लोगों के अंदर कितना रोष है, कितनी नाराज़गी है। तो सर क्या कहोगे कि वीरेंद्र सिंह की जो एक पहचान रही है हरियाणा में, कांग्रेस लीडर के रूप में रही है शुरू से, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाना मजबूरी थे या ज़रूरी थी उस टाइम? बीजेपी को छोड़ के दोबारा से कांग्रेस में आना वैचारिक मतभेद कहेंगे, या विचारों का तालमेल नहीं हुआ, या वहाँ भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वैल्यू कम हुई? ना, नाटक में जाके चला जाऊँ, वहाँ पे फिर राजस्थान में चला जाऊँ, फिर एक चीज़ से मैं रुक जाता था। मैंने कहा बाई इलेक्शन कौन लड़ेगा यार इतना महंगा सौदा है इलेक्शन का, तो उस चीज़ से मैं थोड़ा झिझक जाता। तो विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की दशा हुई, हार हुई, उसके लिए ना तो जनता तैयार थी कि ये हालात हो सकते हैं, और ना ही मीडिया को ये अंदेशा था। तो इस हार के जिम्मेदारी किसको देते हैं आप एक बड़े अधिकारी, बेहद शिक्षित व्यक्ति राजनीति में हैं, देखते हैं कि बहुत से पॉलिटिशियन कम को पढ़े लिखे बड़े अधिकारियों को आदेश देते हैं। क्या महसूस करते हो एक अधिकारी के रूप में और एक पॉलिटिशियन के रूप में कि कितना आज भी कमियां हैं पॉलिटिक्स में, एक बड़ा बेहद शिक्षित अधिकारी के ऊपर काबिज रहता है? एक बहुत ही कामयाब और बड़े नेता के कामराज तमिलनाडु के अनपढ़ थे, अनपढ़ थे, वो सिस्टम को समझते थे। चौधरी देवीलाल मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े नेता थे वो। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार, मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई, और आज हमारे साथ है कांग्रेस लीडर बृजेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा की सड़कों पर एक यात्रा लेकर निकले हैं। तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। तो सद्भावना यात्रा का उद्देश्य क्या है? सद्भाव यात्रा का उद्देश्य जो है उसके नाम में ही है, नाम और जो उसका स्लोगन है, सद्भाव यात्रा, मतलब भाईचारा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, कौमी एकता, ख़ासतौर पर 26 बिरादरी का भाईचारा जो है। वैसे तो मेरे ख्याल से पूरा उत्तरी हिंदुस्तान जो है उसकी सामाजिक बनावट एक जैसी सी है, लेकिन ये जो चीज़ है, फ्रेज़ है, ये 36 बिरादरी का भाईचारा, ये स्पेसिफिकली हरियाणा के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर एक बीजेपी जानबूझ के एक तनाव पैदा कर रही है, उसके अंदर अपना राजनीतिक वजूद जमाने के लिए देहात में उसका ये प्रयास है कि इसको कमज़ोर किया जा सके ताकि उनकी वोट जम जाए। हर गांव में कम से कम एक धड़ा ऐसा हो जो उनके पक्ष में उस नाते चला जाए कि गांव में दूसरों से उनका बैर करा दो या द्वेष पैदा करा दो या जहर करा दो, उस तरह की बात है। तो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, लेकिन उसका जो राजनीतिक पहलू है, क्योंकि ये बिगाड़ जो लाने की कोशिश की जा रही है राजनीति के लिए किया जा रहा है, वोट के लिए, तो उसका दूसरा पहलू जो है वो हमारे नारे में है, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, और उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि इस लड़ाई को बीजेपी के साथ कांग्रेस ने लड़ना है मजबूती के साथ, और इस यात्रा के माध्यम से यदि हम कांग्रेस को वो मजबूती प्रदान करने में अपनी भागीदारी उसमें निभा सकें, क्योंकि ये लड़ाई या संघर्ष जो भी है लंबा चलेगा, ये नहीं है कि एक साल या एक इलेक्शन तक सीमित है। ये कई तरह के प्रश्न भी रहते हैं सर कि बृजेंद्र सिंह जो है एक IAS अधिकारी रहे हैं, कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह की विरासत को अपनाने के लिए भी एक यात्रा हो सकती है? नहीं, देखिए, विरासत, राजनीति में ना विरासतें यूँ नहीं हुआ करती। आपको एक स्टार्ट तो मिल जाता है, जैसे मेरे को मिल गया, मैं MP बन गया,
लेकिन मैं राजनेता तो नहीं बना उससे। तो ये एक कोशिश है कि पार्टी मजबूत होगी तो हमें भी मजबूती मिल जाएगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने इतना ज़रूर कह सकते हैं आपकी उड़ान थोड़ी लंबी निर्धारित करके कोशिश की, और वो उसका आधार जो है, वो जो मेरे पिताजी की जो 53-54 साल की जो राजनीति है, जो अनेकों उनके साथी हैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से या अदरवाइज़, कोई 20 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 30 साल से जुड़ा हुआ है, तो उसको आधार बना के और फिर ये यात्रा की तैयारी शुरू की गई है। और फिर हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और लोग जो हैं वो उस यात्रा से समय समय पर अलग अलग पड़ाव पर जुड़ते चले गए। तो एक डीसी के पद पर रहे हैं, सम्मानित पद रहता है, तो उसको छोड़कर आप राजनीति में आए। वीरेंद्र सिंह का दबाव था या अपनी इच्छा थी कि राजनीति में आऊँ मैं? इसमें ना दबाव या इच्छा की बात नहीं है। जब आप एक तरह के माहौल में पले बड़े होते हो ना, तो आपका उससे प्रभावित होना स्वाभाविक सी चीज़ है। हालांकि हमको दूर रखा गया राजनीति से हमेशा। मेरे माँ बाप का दोनों का हमेशा जो सारा जोर था वो इसी बात पे था कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैं था भी थोड़ा इंट्रोवर्ट था, मैं ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था, इसलिए मैं राजनीतिक तौर पे, जो मेरे पिताजी के पास कुछ ऐसे साथी हैं जो 40-40 साल से जिनको मैं देख रहा हूँ, जिन्होंने मेरे को बचपन में खिला रखा है, उनको तो मैं जानता था। अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं जानता था। मैं बड़े किसी नेता को निजी तौर पे नहीं जानता था कि मैं जाके मिला हूँ कभी किसी से या बात की हो। और वही चीज़ नौकरी में आने के बाद भी बरकरार रही कि मैंने कभी भी अपनी नौकरी में राजनीति का मिश्रण नहीं होने दिया। मैंने कभी भी अपने दफ्तर को उस नाते नहीं किया कि मैं वहाँ पे एक हुक्का रखवा दूँ और मैं अपनी राजनीति शुरू कर दूँ अपने दफ्तर के माध्यम से। क्योंकि कुछ ही कह लो, आईएएस की नौकरी में आपके पास बहुत मौके होते हैं, क्योंकि आप बहुत लोगों के काम करवा सकते हो, तो आप उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन मैंने जानबूझ के कॉन्शियसली एक ईमानदार प्रयास किया कि मेरे ऊपर ये लांछन कभी ना लगे कि मैंने अपनी नौकरी का राजनीति के लिए प्रयोग किया। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे लिए नौकरी करने के हिसाब से नहीं थी। बृजेंद्र सिंह राजनीति में सांसद बनने से पहले राजनीति से दूर ही थे, तो दिखाई नहीं दिए कभी भी वीरेंद्र सिंह के साथ। क्या लगता है कि आज जो यात्रा है इसमें पूरे परिवार को आप साथ लेके चल रहे हो, बेटी को भी ये कमी महसूस हुई कि राजनीति से दूरी कहीं ना कहीं आगे बच्चों को अभी से साथ लेके चल? नहीं, ये तो देखिए 7 महीने की कवायद है, तो 7 महीने में 7 दिन यदि बच्चे आ गए, उसको अब ये ना समझें कि परिवार को साथ लेके चल रहे हैं। मेरा बेटा शायद 2 बार आया है, 3 बार आया है, मेरी बेटी शायद तीसरी चौथी बार आई है, बीच में 2-3 बार मेरी धर्मपत्नी आई हैं। तो वो उस नाते नहीं, वो तो अब ये है कि उनका पति या उनका पिता जो है वो इतनी लंबी यात्रा में लगा हुआ है, घर जाने को मिलता नहीं, तो इस बहाने कम से कम मिल ही लेते हैं। और हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है, सारी जो प्लानिंग है यात्रा की वो करते हैं, क्योंकि आगे की तैयारी अगले 3 हलकों की या 5 हलकों की वो सारा आपको देखना पड़ता है, सारे साथी जोड़ने पड़ते हैं, जिम्मेवारियां लगानी पड़ती हैं, लोगों से बात करनी पड़ती है। तो वो सारा जो मुख्य संचालन है यात्रा का, तो वो और जो टीम है सारी वो देखती है। और मेरा मुख्य काम एक पदयात्री वाला जो होता है चलने का, वो मैं और जो मेरे साथ जो 125-150 साथी निरंतर 5 अक्टूबर से चल रहे हैं। तो सर, राजनीति में संगठन का बड़ा महत्व होता है, व्यक्तिगत राजनीति हो या पार्टी की राजनीति हो। तो आपने दोनों पार्टियों में देखा है, कौन सी पार्टी का संगठन मजबूत मानते हैं? क्या कुछ कमियां देखते हैं? नहीं, जिस समय से मैं राजनीति में आया हूँ 2019 से, कांग्रेस का संगठन तो था ही नहीं। कांग्रेस का संगठन तो शायद पिछले 11-12 साल से नहीं था। और वो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी जो इस इलेक्शन में दिखी। 2024 वाला जो चुनाव था असेंबली वाला, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कारण था कि नतीजे जो थे उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए। क्योंकि कुछ ही कह लीजिए, लोगों में माहौल था, एक जज्बा भी था लोगों में कांग्रेस को सत्ता सौंपने का, लेकिन संगठन का अभाव जो है वो बहुत घातक साबित हुआ। और घातक साबित इसलिए हुआ कि संगठन के नाम पे क्या था? संगठन के नाम पे टिकटार्थी थे। एक टिकटार्थी है, उसके साथ उसके कुछ साथी हैं, वो संगठन है।
मैं कई बार ये सोचता था, अब सोचता हूँ ख़ास तौर पे जब पिछले साल 1.5 साल से, कि यदि कोई AICC से कोई संदेश आए प्रदेश अध्यक्ष को आ गया कि भाई फलाने मुद्दे पे हमने ये 1 हफ्ते का या महीने का प्रोग्राम बनाया है, इस पे अब हमको ये धरना करना है, ये प्रदर्शन करना है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो मैं मन में सोचता था वो कौन लोग थे जो करते थे। जिला अध्यक्ष तो था नहीं, तो कौन वो संदेश जाता किसके पास था। तो वही बात है, जो किसी के साथ है, किसी के वही ग्रुप गुट या जो भी कह लो, उसके कह दिया भाई फलाना सिंह तू देख लियो इसको, SDM दफ्तर के बाहर 50 आदमी ले जाके धरना प्रदर्शन कर ले, तो वो उस नाते वो पार्टी का प्रदर्शन तो नहीं हुआ, वो तो इंडिविजुअल्स का हो गया जी। और उसका और फिर क्या है जी, जब आपका संगठन होता है तो बहुत लोगों को उसमें आप काम दे सकते हैं, लोग अपने आप की जिम्मेवारी महसूस करते हैं, वो सिर्फ फिर टिकट तक की मार नहीं होती। अगर आपको टिकट नहीं भी मिलता तो भी आप पार्टी के साथ जुड़े होते हैं किसी ना किसी रूप में, आपको कोई पद मिला हुआ है या कोई जिम्मेवारी मिली हुई है, तो आपका एक पार्टी के साथ एक नाता बना रहता है। लेकिन यहाँ तो बड़ा स्वाभाविक था, जिसको टिकट मिल गई वो तो कांग्रेस ही हो गया, जिसको नहीं मिली या तो वो घर बैठ गया, या वो बागी उम्मीदवार बन गया, या उम्मीदवार नहीं बनने की उसकी क्षमता थी तो वैसे विरोध में चला गया। तो तीनों चारों स्थिति में नुकसान तो है ही। तो हरियाणा में सबसे कम वोटों से आपकी हार रही जी, क्या मानते हो, बीजेपी ने हराया, कांग्रेस ने हराया आपको? नहीं, वोट तो लोग देते हैं जी, वो कोई किसी को हराता जिताता नहीं। मैं कभी लोगों के विवेक पे और उस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस चुनाव को उस अंजाम तक पहुंचाने में अनेक लोगों का हाथ था, और वो सबको पता है। वो तो आप मेरे ख्याल से आज़ाद कैंडिडेट थे, कांग्रेस के मेरे ख्याल कैंडिडेट थे, और मेरे ख्याल से सरेआम चर्चाएं हैं उसकी तो। हाँ बिल्कुल, वो जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनको वोट मिली हैं वो सारे कांग्रेस के थे। उनमें मैं बिल्कुल कहूँगा उनमें बीजेपी का कोई ऐसा नहीं था कि बीजेपी की टिकट मांगता हो और वो कांग्रेस का और वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, वो सारे वो थे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तो बृजेंद्र सिंह जिस समय सांसद थे बीजेपी के, तो इतना मुखर होकर नहीं बोलते थे, आज जितना मुखर होकर बोलते हैं, बीजेपी का संगठन का प्रेशर था या एक अधिकारी के रूप में जिस तरह की आदतें रहती हैं वो आदत नहीं? बल्कि आप मेरे जो बीजेपी में उस टाइम जो मेरे साथ थे, आप बल्कि कभी उनसे पूछना, जो बीजेपी की मीटिंग्स होती थी उसमें शायद इकलौता बागी तो नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरी बात करने वाला स्वर शायद मेरा ही होता था। मैंने तो बल्कि जब ये किसान आंदोलन के बारे में 2 मीटिंग्स हुई थी, एक शायद गुड़गांव हुई थी, दूसरी पता नहीं कुरुक्षेत्र या कहाँ हुई थी, तो मैंने दोनों जगह जिक्र किया था उस बात का भी। बल्कि मुझे आज तक याद है कि मेरे से पहले संदीप सिंह जी बोले थे, सरदार संदीप सिंह, और उन्होंने कहा जी देखो क्या हालत होगी, मेरे को भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो वो कहना तो किसी दूसरे हिसाब से चाह रहे थे, लेकिन मैंने अपने भाषण में उनके लिए ये कहा, मैंने कहा संदीप सिंह जी आप इंटरनेशनल ख्याति के प्लेयर हो, आपका बहुत मान सम्मान है, लेकिन यदि आपको भी अब उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ रही हैं तो आप इससे ये समझिए कि लोगों के अंदर कितना रोष है, कितनी नाराज़गी है हमारे इस पार्टी के फैसले से, जो 3 कानून वाला जो आया है। तो मैं बोलता था, लेकिन मीडिया में इसलिए मैं नहीं बोलता था क्योंकि मैं उनकी बातें नहीं बोल सकता मन से, और मेरे से झूठ नहीं बोली जाती, तो मैंने वो चुप रहने का ही रास्ता अपनाया फिर। और आप जो मुखरता की बात कह रहे हो, ये फ़र्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। बीजेपी में यदि आप बोलना भी चाहते हो तो भी पार्टी लाइन से आप हटके नहीं बोल सकते, हटके भी क्या, बल्कि वो आप कभी नोटिस करना, उनके 3 व्यक्ति यदि किसी एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उनकी शब्दावली भी एक जैसी सी होती है, जैसे तो सबको पढ़ा लिखा के भेज रखा है कि ये बोलना है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में तो मैं कुछ समय मैंने मतलब ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो नहीं, बट मैं स्पोक्स पर्सन की तरह कई बार गया हूँ टीवी पे, मेरे को भेजते थे, तो कभी ऐसा नहीं था कि पार्टी मुझे कहती हो कि हमने इस मुद्दे पे लाइन ये लेनी है। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ कही जाती थी जी आप बहुत पढ़े लिखे हो और आपको सारी चीज़ों का ज्ञान है, आप अपने हिसाब से बात कीजिए। हाँ, पार्टी का भी आपको सारा पता ही है कि पार्टी की किस विषय पे क्या सोच है,
तो ये नहीं था कि ये XYZ बोलना है। तो उस नाते कांग्रेस में बहुत छूट है। कांग्रेस में सही बात है, डेमोक्रेसी है। आप कई बार ऐसी बात भी कह सकते हो जो शायद आपकी पार्टी लाइन से थोड़ी हटके भी लगता नहीं कि दुरुपयोग भी होता है इस डेमोक्रेसी का कई बार? नहीं, डेमोक्रेसी का मर्म ही ये है। अदरवाइज तो फिर वो रेजिमेंटेड पार्टी और कार्डर बेस्ड पार्टी वही रह जाता है फिर सारा का सारा। कांग्रेस हमेशा इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम से एक अलग किस्म की पार्टी रही है, और वो शायद इसीलिए रही है कि वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा थी जी। तो उसमें आपके पास हर मत और हर विचार का व्यक्ति था, क्योंकि आपने सबको अंग्रेज़ के राज के खिलाफ लेके चलना था। तो कांग्रेस में कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, राइटिस्ट भी थे, कैपिटलिस्ट भी थे, किसान भी थे, मतलब हर तरह का उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन था। छतरी कहते थे कांग्रेस को। और शायद यही कारण था कि शुरू में जब कांग्रेस का राज शुरू हुआ 47 के बाद, आज़ादी के बाद, तो वोट की पॉलिटिक्स ऐसी होती है, तो 10-15 साल में ही एक बिखराव सा देखने को मिला। कांग्रेस से ही निकले थे सारे लोग, वो चाहे जातिगत आधार पर पार्टी बनी हो या किसी विचारधारा के हिसाब से पार्टियां निकलनी शुरू हुई हों, लेकिन वो जननी तो सबकी कांग्रेस ही थी उस समय। तो सर क्या कहोगे कि वीरेंद्र सिंह की जो एक पहचान रही है हरियाणा में, कांग्रेस लीडर के रूप में रही है शुरू से, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाना मजबूरी थे या ज़रूरी थी उस टाइम? नहीं, वो राजनीतिक मजबूरी थी, उसमें कोई विचारधारा या कोई पसंद की बात नहीं थी। कांग्रेस में ऐसा प्रतीत होना शुरू हो गया था कि सारे रास्ते बंद हो गए थे, और चौधरी साहब उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो घर बैठ जाएं, और महत्वाकांक्षा हमेशा रखते थे। और राजनीति में महत्वाकांक्षा अगर नहीं है तो फिर आपको घर ही बैठ जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आपकी जो अंदर की आग है वो जलती रहे, और वो महत्वाकांक्षा से ही जलती है। तो वो हालात ऐसे हो गए थे कि उनको लगा कि, और वो रीजनल पार्टी में जा नहीं सकते थे कभी, उसके बारे में उन्होंने ना कभी सोचा, और अपनी खुद का कोई दल बनाए वो स्टेज नहीं थी। तो बीजेपी जो भी कहिए एक राष्ट्रीय पार्टी थी, तो जबकि हालांकि उस समय हरियाणा में बीजेपी ऐसा नहीं था कि कोई ये कहता हो कि इसकी सरकार बन सकती है, लेकिन उन्होंने उस समय वो फैसला लिया, लेकिन वो वैचारिक फैसला नहीं था, वो एक राजनीतिक कंपल्शन कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए। तो बीजेपी को छोड़ के दोबारा से कांग्रेस में आना वैचारिक मतभेद कहेंगे, या विचारों का तालमेल नहीं हुआ, या वहाँ भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वैल्यू कम हुई? ना, वहाँ तो देखिए उस नाते तो बीजेपी से मैंने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि मेरे को निजी तौर पे बीजेपी ने कोई हानि या नुकसान नहीं पहुँचाया जब मैं उनके साथ 4.5 साल रहा हूँ। तो उस नाते मेरे को निजी तौर पे किसी नेता से कोई शिकायत नहीं है, ना पार्टी से शिकायत। लेकिन मेरा बीजेपी से कभी पहले दिन से, देखिए हुआ क्या, हम सांसद बने, और जो पहला ही सेशन शुरू हुआ, उस पहले ही सेशन के एंड में 370 और 35A इंट्रोड्यूस हुआ, ये कश्मीर वाला जो, और उस पर जिस प्रकार की भाषणबाजी हुई सत्ता पक्ष की तरफ से जी, मैं उससे ही परेशान हो गया था। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही पूरा जो अपनी जितनी भी शिक्षा दीक्षा है, सारा जो पढ़ा है, सारा जो विचार है, ये तो उसके बिल्कुल ही विरुद्ध वाला काम है सारा का सारा। तो वहाँ से ही मेरे को थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गया था, और उसके बाद फिर निरंतर एक के बाद एक सारी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हुई जो हरियाणा से संबंधित थी, और सारी वो चीज़ें थी जिसमें मैं पार्टी का जो पक्ष था या सरकार का जो पक्ष था उससे किसी भी तरह से सहमत नहीं हो सकता था। चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे वो महिलाओं वाला था, उसके बाद ये अग्निवीर वाला था। अग्निवीर वाला तो बल्कि मैं डिफेंस कमेटी में था पार्लियामेंट की, और आप हैरानी मानोगे कि कभी अग्निपथ योजना जो है वो डिफेंस कमेटी के सामने उसकी प्रेजेंटेशन तक नहीं हुई। हमको तो अखबार से पता लगा था कि ये योजना सरकार लेके आने लग रही है। तो कई मुद्दे एक के बाद एक, और वो सारे हरियाणा से और खेती बाड़ी से जो जुड़े हुए लोग हैं, सब सीधा सीधा संबंध या प्रहार उसके ऊपर था। तो वो जो असहजता मेरी शुरू में ही बन गई थी, वो 2-1 साल में तो बिल्कुल मैंने फैसला कर लिया था कि जाना है मेरे को, और मेरे पिताजी को भी पता था इस बात का, और वो मेरे से सहमति रखते थे कि यहाँ चल नहीं सकता तेरा काम। और
मैं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा में भी मेरे दिल में कई बार आती थी। जब यात्रा चलनी शुरू हुई मेरे आया कि कर्नाटक में जाके चला जाऊं, वहाँ पे राजस्थान में चला जाऊं। फिर एक चीज़ से मैं रुक जाता था, मैंने कहा बाई इलेक्शन कौन लड़ेगा यार इतना महंगा सौदा है इलेक्शन का। तो उस चीज़ से मैं थोड़ा झिझक जाता था। लेकिन मैं 2023 जून जुलाई में फाइनली कांग्रेस के संबंध में आ गया, संपर्क में आ गया था। और तो विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की दशा हुई, हार हुई, उसके लिए ना तो जनता तैयार थी कि ये हालात हो सकते हैं और ना ही मीडिया को ये अंदेशा था। तो इस हार के जिम्मेदारी किसको देते हैं आप, क्या कारण रहे? देखिए, हमारी यात्रा का जो मुख्य बिंदु है वो इसी पे है कि बीजेपी ने जो विभाजन की राजनीति की है उसमें कम से कम वो राजनीतिक तौर पे तो कुछ कामयाबी हासिल की है उन्होंने। वो समाज को अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं या उसका बिखराव नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रयास है उनका। लेकिन राजनीतिक तौर पे तीसरी बार चुनाव जीते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो वोट चोरी का सारा सिलसिला उजागर किया है, जिस पे इलेक्शन कमीशन मौन साधे हुए। देखिए, राहुल गांधी जी ने तथ्य इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ दिए हैं। इलेक्शन कमीशन किसी बात का जवाब नहीं देता। उससे मैं कन्विंस हो गया हूं कि बहुत भारी गड़बड़ हो रही है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, क्योंकि हम चुनाव में थे, अति उत्साह भी कहीं ना हम इस चीज़ को देखते थे कि आखिरी के जो 3-4 दिन थे चुनाव के, उसमें परिस्थितियां उतनी एक तरफा नहीं रह गई थी जितनी शुरू में थी। कुछ बदल गया था बीच में। वो समाज के हिस्से जो बहुत मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़े थे और उन्हीं की वजह से 5 सीट आई थी, उनमें बिखराव सा नज़र आना शुरू हो गया था। और बीजेपी ने जो खेल पिछले 10 साल से खेला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग वहीं जाकर टिकने लग रहे हैं जहां बीजेपी ने उनके बारे में जगह बनाई हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा था। सीट जब गिनते थे, चर्चा जो आम होती है राजनीतिक लोगों के बीच में, तो ये होता था ये भी फंसी हुई है, ये भी फंसी हुई है, ये भी फंसी हुई है, इसका इलेक्शन भी अटक गया, इसका भी अटक गया। तो वो चीज़ें दिखती थी। लेकिन हमें फिर भी ये लगता था कि जो ये इंडिपेंडेंट्स वगैरह खड़े हैं, अल्टीमेटली लोग इनको इलेक्शन आते आते नकार देते हैं जी। क्योंकि हरियाणा का वोटर बड़ा समझदार है, उस नाते वो अपनी वोट वेस्ट नहीं करता। वो कहते हैं ना, आई होनी चाहिए वोट, गिनती होनी चाहिए वोट की। तो उस परिस्थिति में इंडिपेंडेंट्स धीरे धीरे इलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। चलिए, आखिरी बात करते हैं कि आप एक बड़े अधिकारी, बेहद शिक्षित व्यक्ति राजनीति में हैं। देखते हैं कि बहुत से पॉलिटिशियन कम को पढ़े लिखे बड़े अधिकारियों को आदेश देते हैं। क्या महसूस करते हो एक अधिकारी के रूप में और एक पॉलिटिशियन के रूप में कि कितना आज भी कमियां हैं पॉलिटिक्स में? एक बड़ा बेहद शिक्षित अधिकारी के ऊपर काबिज रहता है एक, देखिए, कम शिक्षित। देखिए, कोई नेता शिक्षित हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नेता का शिक्षित होना कभी भी पैमाना नहीं हो सकता नेता बनने का। नेता बनने के लिए आपके अंदर 2 चीज़ें होना बहुत अनिवार्य है। एक तो नेतृत्व देने की क्षमता। मेरे को कई लोग आके कहते हैं जी ये चीज़ बोला करो, लोगों को ये पसंद है। मैंने कहा लोगों की पसंद की बात ही बोलनी है, फिर नेतृत्व किस काम का? नेतृत्व को तो हो सकता है कई बार ऐसी बात भी बोलनी पड़े जो लोगों को पसंद ना हो, लेकिन आपको बतानी है कि तुम्हारे हित की ये बात है जी, तब तो उस बात का कोई फ़ायदा है। नहीं तो नेतृत्व किस काम का? अगर लोगों के कहने पे आपने चलना है तो फिर आप लीड नहीं कर रहे, आप फॉलो कर रहे हो। और दूसरा ये कि पॉलिटिक्स में रिस्क जो है वो लेने की क्षमता आप में है या नहीं है जी। तो उससे पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं, बल्कि जो पढ़ा लिखा तबका है, प्रोफेशनल क्लास का है या सर्विस क्लास का है, वो तो बहुत ज़्यादा स्टेटस कोइस्ट हो जाता है। मतलब जैसे थे की स्थिति बनाए रखना चाहता है जी। वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो वो कितना प्रभावी नेता बन सकता है, मेरे को तो उसके बारे में शक है जी। और हाँ, ये ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई है बहुत ज़्यादा। तो उसमें एक कुछ स्तर तो होना चाहिए आदमी का कि अफसर आपको बिल्कुल ही बेवकूफ़ ना बना सके। अब मैं कई बार देखता हूँ ये ग्रीवेंसेस कमेटी वगैरह की मीटिंग होती हैं, उसमें मंत्री जी आदेश दे देते हैं जिनकी कभी पालना नहीं होती।
नहीं सर, मंत्रालयों का आवंटन जब होता है देखते हैं कि जातियों के समीकरण को ध्येय में रख के मंत्रालय बांटे जाते हैं, ना कि उसकी काबिलियत को देख के कि इस मंत्रालय को जैसे शिक्षा विभाग है या उसका ये कोई पैमाना नहीं है कि पशुपालन विभाग का मंत्री जो है वो एनिमल हस्बेंड्री का स्टूडेंट रहा होना चाहिए। ये नहीं होता कभी भी। उसके लिए तो महकमा है, वो अफसर इसीलिए हैं जिन्होंने देखना है। उसमें तो बल्कि जो उन अफसरों के ऊपर सबसे बड़े अफसर होते हैं आईएएस, वो भी उस तरह से ट्रेंड नहीं होते। कौन सा आईएएस अफसर होगा जो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ के बना होगा? बहुत का विरला ही होगा कोई। अब साइंस देखते हैं ना, जैसे स्पोर्ट्स का कोई खिलाड़ी होता है वो मंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की जिम्मेदारियों को समझता है कि ये चीजें कमी है, ये चीजें सुधरनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, तो वो चीजें नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो फेल हुआ है वो संदीप सिंह था। मतलब उसने स्पोर्ट्स के लिए हरियाणा में कुछ नहीं किया। मेरे को बड़ा अफसोस है इस बात का कहते हुए कि इतना बड़ा खिलाड़ी था और बतौर वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो बिल्कुल नाकामयाब था। बल्कि उसकी मार यहाँ तक थी कि मैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का प्रधान बन जाऊँ, उसको कैप्चर कर लूँ, ये एसोसिएशन कैप्चर कर लूँ, ये कर लूँ। तो वो एक साधारण नेता की तरह बिहेव कर रहा था स्पोर्ट्स बॉडीज़ के साथ। वो उन्होंने हरियाणा में स्पोर्ट्स उनको बनाया भी इसीलिए होगा कि स्पोर्ट्स का जानकार है। आप स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन को देख लीजिए, क्रिकेट को आप देख लीजिए, मतलब उसमें ज़्यादा कामयाब जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं वो नॉन क्रिकेटर्स थे। लेकिन क्रिकेट की जानकारी होनी चाहिए, खिलाड़ी होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी एसोसिएशंस का नेचर ऐसा है स्पोर्ट्स का कि उन पे लोगों ने चौकड़ी मार ली और जो बन गया वो 30-30 साल तक वही रहता है। वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस तरह के मेंबरशिप कर लेते हैं। और यही चीज़ देखिए, अब प्रधानमंत्री हैं या चीफ मिनिस्टर है किसी भी प्रदेश का, अब उसके पास तो पूरी सरकार है। अब उसमें ये क्या क्या पैमाना लगाओगे इसका कि वो कौन से सब्जेक्ट का पढ़ा लिखा होना चाहिए? एक विवेक होना चाहिए उसमें, एक सोचने की शक्ति होनी चाहिए और बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। शिक्षित है तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा शिक्षित हो, लेकिन शिक्षित होना ही राजनीति में पद मिले सोच का विकसित होना भी जरूरी है। बिल्कुल विकसित, बल्कि बड़ी सोच ही है जो एक नेता को एक नेता बनाती है जी। इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन अब तो जी वही हो जाएगा फिर कि क्या एक व्यक्ति जो पीएचडी है और एक व्यक्ति जो बीए है और दोनों राजनीति में है तो पीएचडी वाला कोई ज़्यादा अच्छा नेता बन जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं। हमारे बहुत कामयाब मुख्यमंत्री हुए हैं, एक बहुत ही कामयाब और बड़े नेता के कामराज तमिलनाडु के, अनपढ़ थे, अनपढ़ तो सिस्टम को समझते थे। चौधरी देवीलाल मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत बड़े नेता थे वो। तो लीडर वो है जिसके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है जी। उसको उसका प्रयोग करना वो जानता है या नहीं जानता, उसका उपयोग वो कर सकता है या नहीं कर सकता, वो काबिलियत है जी। वो। अब उदाहरण के तौर पे आईएएस अफसर है या ये जो एमबीएज हैं जी। अब एमबीए तो जनरल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आया हुआ है। उसने अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी कंपनी का वो सीईओ बनता है, उसको उसकी इंजीनियरिंग का तो कुछ नहीं पता, कार जो बन रही हैं जो बना रहे हैं हाँ, लेकिन उसका बिजनेस वो समझता है कि मेरे पास जो ये 1000 एम्प्लॉई हैं और जो 50 मैनेजर हैं उनको मैंने कैसे डील करना है और इस कंपनी का आगे कैसे इसको बढ़ाना है। करीब करीब उसी तरह से एक नेता के पास जो उसके पास लीडर्स हैं या अगर वो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं उनके पास जो अधिकारी हैं और वो सारे किसका कैसे प्रयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है वो समझ उनमें होनी चाहिए। और अंत में सरकार चलाने में आपको प्रायोरिटाइज करना होता है कि जो पैसा आपके पास है वो लगाना कहाँ है जी। वहाँ आपकी सोच में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को किन लोगों ने किस चीज़ के लिए इस पद पे लाके के लिए भेजा है। वहाँ फिर आपकी जो काबिलियत है वो इस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनको आप सरकारी माध्यम से आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, ये थे हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह जो बेहद शिक्षित और बेहद संपन्न प्रतिष्ठित पद से रहे हैं और अभी राजनीति की समझ को समझने में लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की हमारे हरियाणा की राजनीति है और बेहद शिक्षित व्यक्ति हैं। आशा और उम्मीद है कि ये आगे बढ़ें
क्योंकि शिक्षित और अच्छे प्रशासन को समझने वाले व्यक्ति का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।